नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश में आज़म खान को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने फिर से एक बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, हालांकि इस बात की आप कह सकते हैं किसको उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य जो है कहीं ना कहीं अंधेरे में जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला, उसके बाद से ही जॉर्ज यूनिवर्सिटी से लेकर के कई और बड़े मामले में उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए गए। हिट स्पीचेस में जो है उनको जेल भी जाना पड़ा, जिसके बाद ये तय माना जा रहा था कि राजनीतिक रूप से वो कभी भी उभर नहीं पाएंगे। लेकिन जब पार्टी का महासचिव बनाया गया उन्हें समाजवादी पार्टी का, तो जाहिर सी बात है कि एक उम्मीद जो है उनके समर्थकों में जागी है। और इसके साथ ही बीते अगर दिनों की बात की जाए तो रामपुर सीट पर जो विधानसभा उपचुनाव हुए, उस चुनाव में जो उनके खास माने जा रहे थे असीम रजा, उनकी हार हुई। और दरअसल इस हार का भी एक बड़ा असर उनके राजनीतिक अस्तित्व पर पड़ा। और इसके बाद कहा यह जाने लगा कि अब आजम खान या तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे या दूसरे किसी विकल्प की तलाश में जो है वो चल पड़ेंगे या अपनी एक नई पार्टी का गठन करेंगे। लेकिन ये तमाम जो कयास आ रही थी बिल्कुल गलत साबित हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल किया और उन्हें 2024 को मद्देनजर रखते हुए पार्टी का महासचिव जो है नियुक्त कर दिया। हालांकि पार्टी के महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद भी अब इस तरीके की चर्चाएं तेज हो गई है कि उन्हें पार्टी में और भी कई बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है। दरअसल उन्हें ये तमाम जिम्मेदारियों को देने के पीछे अखिलेश यादव का एक खास मकसद है, और मकसद ये है कि अब जो है जो आप कह सकते हैं कि जो वोट बैंक की सियासत है, ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो उस वोट बैंक को लेकर के आज़म खान को ये तमाम जिम्मेदारियां देनी जो है वो बेहद ज़रूरी थी। और जाहिर सी बात है कि ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2024 का जो चुनाव है वो अखिलेश यादव की उस राजनीतिक परीक्षा के तौर पर है, क्योंकि पिता के निधन के बाद लगातार उनके नेतृत्व पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े किए जा रहे हैं दर्शकों, क्योंकि ये माना जा रहा था, और कई राजनीतिक जो है विशेषज्ञों की अगर बात करें तो लगातार यही बातें कहते नजर आते हैं कि आजम खान राजनीतिक रूप से यहाँ पर अगर कहा जाए तो मजबूती तो उन्होंने खो ही दी है, लेकिन यहाँ पर साथ ही अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दरअसल उसका बड़ा कारण यह है कि अखिलेश यादव यहाँ पर जो पिता की विरासत की अगर बात करें तो वो लगातार वो संभालने में इस समय अगर देखा जाए तो एक हद तक जो है सफल नजर आते हैं, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव जो है लोकसभा के उसमें उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि उसको कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से भी देखने की कोशिश की जा रही, कहा जा रहा है कि दरअसल पिता लगातार उस सीट से लड़ रहे थे चुनाव, जनता का जुड़ाव था और इस वजह से उन्हें जनता ने जितवा दिया डिम्पल यादव को। तो ये जो है एक परीक्षा के तौर पर नहीं देखी जा रही। लेकिन अब जो नगर निकाय चुनाव होंगे और जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, दरअसल वो ये तय करेंगे अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में भविष्य कैसा होने वाला है और समाजवादी पार्टी क्या वाकई एक बेहतर विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका को निभा पा रही है, और क्या सत्ता में वापसी को लेकर के जो तमाम रणनीतियां और जो तमाम बयानबाजी लगातार की जा रही शिवपाल यादव अखिलेश यादव के द्वारा उसमें वो सफल हो पाएंगे। मेरे साथ कशिश मौजूद है, इनसे समझते हैं कि अब जो है इस पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय है, क्योंकि इस समय आजम खान को लेकर लगातार हम यही चर्चा करते रहे हैं कि राजनीतिक रूप से उनकी ताकत जो है, उनकी जो दावेदारी जो है वो किसी भी पद को लेकर के वो कमज़ोर पड़ी है, कमज़ोर देखने को मिल रही है। लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से एक बार उनको राजनीति में कमबैक करवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी का सचिव उन्हें घोषित किया गया है और कहीं ना कहीं एक ख़ास तबके को खुश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो दारोमदार की अगर बात करें तो वो वोट बैंक पर निर्भर होता है। तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं इस वक्त? देखिए यहाँ पर जो फैसला लिया गया वो कहीं न कहीं सोच समझ के लेना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए कि उन पे जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक मुकदमा लग रहा है, तो कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए पार्टी को नुकसान हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि यहाँ पर विधायकी रद्द हो गई, सदस्यता रद्द हो गई, चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सारी चीज़ें उनके साथ हुई। आपने यहाँ पर उन्हें महासचिव बना दिया, कल को यहाँ पर चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है या कोर्ट का फैसला आ सकता है कि वो यहाँ पर सदस्यता भी छोड़नी पड़ेगी, वो पद भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर अखिलेश यादव? तो उन्होंने जो फैसला लिया उस फैसले को लेने में
उन्होंने जल्दी कर दी। आपको याद हो तो यहाँ पर आजम खान ने कहा था कि उनके परिवार में से ही किसी को आगे किया जाए, तो शायद यहाँ पर अगर उनकी बहू को आगे किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। यहाँ पर क्योंकि हर एक शख्स अगर उनके परिवार की तरफ देखा जाए तो किसी न किसी पे कितने भी मुकदमे लगे हुए, वो पत्नी हो, बेटा हो, कोई भी हो, सब पे लगे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी आजम को आगे करके, और अब आजम को कोई और बड़ा पद देने की वो सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो चुनावों से पहले गलती करेंगे, क्योंकि आजम खान का जो बोलबाला था एक समय पर, वो कहीं ना कहीं अभी खत्म होता नजर आ तो रहा है। अगर अखिलेश यादव की अगर रणनीति की बात करें तो दरअसल वो ये समझ रहे हैं कि रामपुर या पूरे उत्तर प्रदेश के, अब खास करके पश्चिमी प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर एक बड़ा तबका आजम खान के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो नजर आता है। और दरअसल उनकी रणनीति यही है कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट बैंक की सियासत, उस लिहाज से आजम खान बिल्कुल फिट नजर आते हैं और इस वजह से उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। तो क्या यहाँ पर अखिलेश यादव को उस नज़रिए से अगर देखा जाए, वोट बैंक के नज़रिए से, तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? देखिए, इस बार फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उपचुनाव की बात करें रामपुर की और यहाँ पर आजमगढ़ की, तो यहाँ पर तब भी एम वाई फैक्टर कहीं ना कहीं माना जाता था। ना तो एम फैक्टर काम आया और ना ही वाई की, दोनों जगह बीजेपी जीती। उसके बाद अब दोबारा रामपुर में चुनाव हुए जो विधानसभा के उन्हें होने थे, क्योंकि विधायकी रद्द हुई थी आजम खान की, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। आसिम रजा हारते नजर आए। मुझे पहली बात तो यही समझ रहे हैं कि जब एक बार आपने आसिम रजा को खड़ा कर दिया था उपचुनाव में, तो दोबारा से उनको फिर से क्यों ही आपने दाव लगाया उन पर? नॉर्मल सी बात है, जब एक इंसान हार चुका है, फिर भी आपने चलिए ये किया, लेकिन यहाँ पर फिर हार का सामना करना पड़ा। और इस बार की हार को आपने ये कह दिया कि बीजेपी ने इस बार लोगों को वोट ही नहीं डालने दिए गए। तो देखिए, यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई किसी पर भी इल्जाम लगा सकता है। बीजेपी अलग तरीके की बातें कर रही है। तो यहाँ पर एम वाई फैक्टर की जो बात होती है, वो वाई फैक्टर तो कहीं ना कहीं शिवपाल की वजह से एक बार फिर से स्ट्रांग होता नजर आएगा, लेकिन एम फैक्टर अब धीरे धीरे करके हाथों से जा रहा है, क्योंकि एम फैक्टर पे नजर कांग्रेस पार्टी की भी रहेगी, मायावती की भी रहेगी। तो आखिरकार कितनों में बटेगा एम फैक्टर, ये देखना होगा। और बीजेपी तो पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया कि चुनावों से कुछ समय पहले हम लोगों के घर घर जाके उनसे मुलाकात करेंगे, जो मुस्लिम समुदाय है उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो बीजेपी भी अब उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। तो कहाँ ही आजम खान यहाँ पर फायदा करवा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये पूरी परिस्थिति उत्तर प्रदेश की, और जाहिर सी बात है कि इस वक्त अखिलेश यादव को कई और अग्नि परीक्षाओं से गुजरना है, क्योंकि पिता के निधन के बाद लगातार इस तरीके की चर्चाएं अब होनी शुरू हो गई है कि अगर राजनीतिक रूप से उन्हें और ज़्यादा मजबूत होना है तो कई और बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। हालांकि इस समय उन्होंने जो है रणनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव को पार्टी में शामिल करवा कर उन्हें पार्टी में एक बड़ा पद दे करके कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। लेकिन साथ ही अब जिस तरीके से शिवपाल यादव भी अगर देखा जाए तो कई बड़े मोर्चों पर अपने समर्थकों की नियुक्ति को लेकर के लगातार जो है अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में देखा जाए तो एक मजबूत और प्रबल दावेदारी जो है अपनी पेश कर रहे हैं। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में उसका असर भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आजम खान का भविष्य जो है वो समाजवादी पार्टी में क्या आगे और संवरता है, या फिर वो राजनीतिक रूप से एक हाशिए पर जाते हुए नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।